हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, आपके सामने एक पेपर है जो कि आरपीएससी के द्वारा लिया गया था। उसमें लगभग 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछे गए थे, तो उन्हीं क्वेश्चनों को अपन हल करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम कुल जनसंख्या का सही अवरोही क्रम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही अवरोही क्रम अपन देख लेते हैं कौन सा होने वाला है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ जनसंख्या की थोड़ी सी। अगर मैं बात करता हूँ ना, तो जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो जयपुर की है। किसकी है भाई? सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर की है। कितनी है? 66.26 लाख। ठीक है। उसके बाद आपका आता है जोधपुर। जोधपुर की है 36.87 लाख। फिर मैं बात कर लेता हूँ अलवर। अलवर की मैं बात करता हूँ तो 36.74 लाख। जोधपुर और अलवर की लगभग लगभग बराबर। भाई जोधपुर की 36.87 लाख, अलवर की आपकी 36.74 लाख हो जाएगी। क्लियर। नागौर की बात करूँ तो 33 लाख जनसंख्या में। नागौर की कितनी जनसंख्या? 33 लाख। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ ऑल ओवर राजस्थान की मैं अगर जनसंख्या की बात करूँ तो बिल्कुल आपको याद रखना है 6854843 ठीक है। 6,85,48,437 ऑल ओवर राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार। ठीक है। उसमें से देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। शहरी जनसंख्या का जो कुल प्रतिशत है वो 24.1% जनसंख्या राजस्थान की शहरी जनसंख्या है। जबकि ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लूँ तो सॉरी, इसी 24.1 नहीं, 24.9 और 75.1 ये जनसंख्या था आपकी ग्रामीण जनसंख्या और ये जनसंख्या आपकी शहरी जनसंख्या। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ न्यूनतम जनसंख्या वाले 2-3 जिलों की। तो राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या जो है वो जैसलमेर की है, 6.69 लाख। सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहती है? जैसलमेर में रहती है। उसके बाद आता है आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कितनी रहती है? तो 8.87 लाख। ठीक है। सॉरी 67, ये 87 नहीं है, 8.67 67 है ना लाख जनसंख्या जो रहती है प्रतापगढ़ में रहती है। सिरोही की बात कर लो तो 10.36 लाख। तो ये 3 न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले मैंने आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तेजाजी देश के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गायों के, भेड़ों के, घोड़ों के और ऊँटों के। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर 1, गायों के लोक देवता के रूप में तेजाजी की पूजा होती है। किसके रूप में? गायों के लोक देवता के रूप में तेजाजी की पूजा होती है। तेजाजी के बारे में अगर थोड़ा सा अपन चर्चा करना चाहे तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो 1130 विक्रम संवत में हुआ था। ठीक है, याद रखना आपको। दूसरा कहाँ हुआ था? खडनाल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? खडनाल नागौर में। क्लियर है। दूसरी में बात कर लूँ तो इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी है। पिताजी का नाम क्या है? ताहड़ जी। पिताजी का नाम इनका ताहड़ जी है। और माताजी का नाम की बात कर लूँ तो राजकुंवरी है। क्या नाम है? राजकुंवरी। पिताजी का नाम ताहड़ जी, माताजी का नाम राजकुंवरी। और पत्नी की नाम की मैं बात कर लूँ तो पैमल दे। क्या नाम है भाई? पैमल दे। पत्नी का नाम पैमल दे। ठीक है, जो कि अजमेर पनेर की रहने वाली। इनकी घोड़ी की जो मैं बात कर लूँ तो इनकी घोड़ी का नाम लीलन है भाई। घोड़ी का नाम क्या है? लीलन। लीलन और श्रृंगारी। लीलन और श्रृंगारी जो इनकी घोड़ी का नाम है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और तेजाजी को आपके काला और बाला के देवता के नाम से पूछा जाता है। इनका जो मेला है ये इंपॉर्टेंट है। ये लगता है आपके भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को लगता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को लगता है। ठीक है। दूसरा
मैं बता दूं आपको, तो ये तेजाजी जो अजमेर और नागौर के सबसे लोकप्रिय लोक देवता हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, तेजाजी को गायों के मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ठीक है। और लाचा गुजरी का जो संबंध है वो भी तेजाजी से, क्योंकि लाचा गुजरी की जो गाय थी ना, वो मेर मीणाओं से छुड़ाते हुए संघर्ष करते हुए ये शहीद हो गए थे, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? कोटा, अलवर, आबू पर्वत, समस्त अरावली। तो तीसरे का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आबू पर्वत। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन केवल एकमात्र स्थान है जहाँ पाए जाएंगे, वो माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू में क्योंकि सबसे ज़्यादा बरसात होती है आपके 150 CM। कितनी? 150 CM। वो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है आपका आबू, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आबू पर्वत में आपकी नक्की झील भी है, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नक्की झील के बारे में लोकोक्ति है कि भाई इसको देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया था, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है आपका, किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, हाड़ौती शैली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मेवाड़ शैली। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो मेवाड़ शैली की मैं स्वर्ण काल की अगर बात करूँ तो मेवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल था वो जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, मेवाड़ का जो चित्रकार है उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ से सवाल बनता है चित्रकारों से। मेवाड़ के जो प्रमुख चित्रकार है उसमें सबसे पहले नाम आता साहिबदीन। किसका नाम आता? साहिबदीन, ठीक है। एक तो हो गया साहिबदीन। दूसरा एक है नसीरुद्दीन। कौन सा? नसीरुद्दीन, ठीक है। एक हो गया आपका मनोहर। एक कौन हो गया आपका? मनोहर। एक हो गया आपका करपा राम, ठीक है। और एक हो गया आपका गंगा राम। कौन सा राम? गंगा राम। और एक हो गया आपका जगतनाथ। कौन सा हो जाएगा भाई? जगतनाथ, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका नूरुद्दीन, ठीक है। क्लियर है? तो ये प्रमुख चित्रकार हैं जो कि मेवाड़ शैली से संबंधित है। इनको याद रखना, यहाँ से सवाल आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 अपन देख लेते हैं। लूनी बेसिन के किस पारिस्थितिक प्रदेश का भाग है? ये आपको बताना है। तो अरावली पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, हाड़ौती का पठार का पारिस्थितिक तंत्र, पूर्वी मैदान पारिस्थितिक तंत्र। तो लूनी नदी आप सभी को पता है कहाँ बहती है? मरुस्थल के अंदर बहती है और 6 जिलों के अंदर बहती है, आपको याद रखना, ठीक है। और लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है ना वो नाग पहाड़ अजमेर है। नाग पहाड़ अजमेर से आपकी लूनी नदी निकलती है, ठीक है। और नाग पहाड़ की एक बार एग्जाम्स में ऊंचाई भी आपकी पूछी गई थी, ये भी आपको याद रखना, 795 मीटर ऊंचा नाग पहाड़, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पचभद्रा झील है खारे पानी की, मीठे पानी की, मिश्रित पानी की, विशेष पानी की। तो 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पचभद्रा जो है आपके खारे पानी की झील है। ये आपके कहाँ पड़ती है? तो ये पहले आपके बाड़मेर में थी, अब बालोतरा में पड़ती है, ठीक है। आना सागर झील आपके अजमेर में पड़ती है जो कि मीठे पानी की झील है। पुष्कर झील आपके अजमेर में पड़ती है, मीठे पानी की झील है। फाई सागर झील आपके अजमेर में पड़ती है जो कि मीठे पानी की झील है। क्लियर है? लूण करणसल झील जो पड़ती है आपके बीकानेर में पड़ती है, खारे पानी की झील है। रेवसा और कोचोर ये आपके कहाँ पड़ती है? सीकर में पड़ती है, दोनों ही खारे पानी की झील है। अब बढ़ते आगे। भोराट का पठार का फैलाव निम्न में से है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य आपका भोराट का पठार फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, सन 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा है वो आपको बताना है। तो देख लेते सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात वाला है कौन सा है? 994, 964, 978, 1072। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है 2011 के अनुसार 994।
अब ये किस जिले का है, तो आपको याद रखना ये डूंगरपुर जिले का। कौन से जिले का है? डूंगरपुर जिले का, ठीक है। अब देखो, मैं राजस्थान के ओलोर लिंगानुपात की बात करूँ, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या तो कितनी है? 928 है ओलोर राजस्थान का लिंगानुपात। अगर आपको एग्जामिनर थोड़ा सा हार्ड सवाल आपसे पूछना चाहे कि भाई राजस्थान का ओलोर शहरी लिंगानुपात कितना है, तो आपका जवाब होना चाहिए 914। कितना हो जाएगा? 914, ठीक है। और मैं ग्रामीण लिंगानुपात की बात कर लूँ तो ग्रामीण लिंगानुपात हो जाएगा आपका 933, ठीक है। शहरी लिंगानुपात 914, ग्रामीण लिंगानुपात 933, ठीक है। अब सर्वाधिक लिंगानुपात मैंने बता दिया, तो राजस्थान में जो न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले का है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, वो है धौलपुर का 846। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का, सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का 994, धौलपुर का 846 है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। थानवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं? तो 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा आता है DAW में? सिरोही, पाली और अजमेर। कौन कौन सा आता है? सिरोही, पाली और अजमेर। ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, मैं अगर थानवेट के जलवायु वर्गीकरण की बात करूँ ना, तो ये राजस्थान मान लो आपका, जो कि पतंगाकार आकृति का बना हुआ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो है, जिसमें जैसलमेर है, थोड़ा बीकानेर और थोड़ा सा आपका जोधपुर शामिल है। यहाँ पर आ जाती EAD। कौन सी जलवायु आ जाएगी भाई? EAD, ठीक है। ऊपर ले लो, आपका बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये आ जाएगी आपकी DBW। कौन सी? DBW, ठीक है। और नीचे इधर आ जाओ, हाड़ौती का पठार और दक्षिणी राजस्थान, यहाँ पर आ जाते हैं आपकी CAW। कौन सी? CAW। अब बच गया बीच का जो पार्ट है ना, सारे जिलों में कौन सी जलवायु पाई जाती? DAW प्रकार की जलवायु आपकी पाई जाती है। क्लियर है भाई? मैंने बताया EAD जो प्रकार की जलवायु आपके जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, DBW आपके उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है, CAW आपके दक्षिणी पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है, और बाकी बीच के मध्य में और पूर्व के अंदर जो पाई जाती है वो DAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अकॉर्डिंग टू थानवेट का राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। BWSW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? तो ये तो आपके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो रेगिस्तान वाले जिले जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर आते हैं, ठीक है। अगर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की अपन बात करें तो ये आपका राजस्थान हो गया, ठीक है। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कौन सी जलवायु हो जाएगी? तो BWHW, ठीक है। दूसरा, ये मध्य की जो जलवायु, यहाँ कौन सी जलवायु हो जाएगी? तो BSHW, ठीक है। BSHW प्रकार की जलवायु हो जाएगी, ठीक है। और मैं बात कर लूँ नीचे की साइड, तो नीचे की साइड जो जलवायु हो जाएगी आपकी AW प्रकार की जलवायु हो जाएगी। कैसी जलवायु हो जाएगी? AW प्रकार की जलवायु। और बाकी यहाँ जो पाई जाएगी वो CWG प्रकार की जलवायु आपकी पाई जाती है। क्लियर है? वापस से बता देता हूँ। देखो, जो शुष्क रेतीला मरुस्थल उसमें तो आपकी BWHW, अर्ध शुष्क रेतीला में आ जाएगी आपके BSHW, दक्षिणी पूर्व और दक्षिण के अंदर आपकी AW प्रकार की जलवायु, बाकी जो बच गया आपका पूर्वी और जो बाकी जिले बच गए वहाँ सब में CWG प्रकार की जलवायु आपकी पाई जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। किस जिले में उपोषण पर्वतीय वन पाया जाता है? अलवर, सीकर, अजमेर, सिरोही। तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वही सिरोही के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत थे, कौन थे आपको बताना है? हरिदास, सुंदरदास, लालदास, नागरीदास। तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लालदास जी। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। रणमल छंद के रचयिता है, तो 13 का जो देखो आप राइट आंसर की बात कर ले तो श्रीधर व्यास। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रणमल छंद के रचयिता कौन है? श्रीधर व्यास। 14वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी, गंभीरी नदी। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ है? ये आपको बताना है।
उदयपुर से कुंभलगढ़ से गोगुंडा, हाड़ौती के पठार से कोटा, उत्तरी राजस्थान, नाहरगढ़ से जयगढ़ तक। तो 15 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना, उदयपुर में कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंडा, यानी राजसमंद में पड़ता कुंभलगढ़, उदयपुर में पड़ता गोगुंदा। यहाँ पर जो है अरावली का उच्चतम भाग स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है? तो ये तो बहुत आसान सवाल पूछा आपसे। देखो, एक तो बूंदी, एक कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश से ये नदी आपकी आती है। इस पर आपका चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा जलप्रपात बना हुआ? चूलिया जलप्रपात बना हुआ। और 4 बांध बने हुए, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। बनास बेसिन का विस्तार है, आपको बताना है। तो बनास बेसिन का जो विस्तार है, ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया क्योंकि इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सन 2001 से 11 के मध्य निम्न में से किन जिलों का 10 के जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रहा है? ये आपको बताना है। तो 18वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो मैं बात कर लूँ तो पाली, झुंझुनू, गंगानगर, झुंझुनू, जालोर, डूंगरपुर, नागौर, जयपुर दौसा, कोटा, अलवर और जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई, राजस्थान का जो ऑल ओवर 10 की जनसंख्या वृद्धि रही थी वो रही 21.3%, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर की बात कर लूँ तो बाड़मेर की थी, कितनी? 32.5। और उसके बाद आपका जैसलमेर 31.8। जबकि न्यूनतम की बात करूँ तो सबसे कम जो था वो गंगानगर 10%, गंगानगर के बाद आता है झुंझुनू 11.7%, और फिर आता है आपका पाली की बात करूँ तो 11.9%, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बापूजी की भोपा का वाद्य यंत्र है? तो मोरचंग, और अलगोजा, खड़ताल और आपका रावण हत्था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं पापू की बात कर लूँ तो पापू जी का जो जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कोल्लू गांव फलोदी में। कहाँ हुआ था भाई? कोल्लू मंडी या कोल्लू कह दो, कोल्लू गांव फलोदी में। अब फलोदी आपका नया जिला बन गया है, तो पापू जी अब फलोदी जिले में शामिल हो गए, ध्यान रखना आपको। दूसरा, इनके पिताजी की बात कर लूँ तो इनके पिताजी का नाम धांधल जी था भाई। क्या था? धांधल जी, ठीक है। इनकी माताजी की बात कर लूँ तो माताजी का नाम जो है वो कमलादे था भाई। क्या था? कमलादे। और इनकी पत्नी की मैं बात कर लूँ तो इनकी पत्नी का नाम सुप्यारदे था भाई। क्या था? सुप्यारदे, ठीक है, सुप्यारदे। और इन्हीं को फूलम देव के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी घोड़ी की बात कर लो तो इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। तो ये सारे फैक्ट जो है पापू जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल याद रखना। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ में शामिल नहीं था? तो अलवर था, धौलपुर था, करौली था, सवाईमाधोपुर नहीं था, क्योंकि 4 रियासतों का विलय और एक ठिकाना और 4 रियासत, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना था आपका N यानी निमराना। 5 इकाइयों का विलय आपके प्रथम चरण में होता है, 4 रियासतें और एक ठिकाने का विलय, ठीक है। और पहले चरण का जो नाम था मत्स्य संघ था, इसका गठन जो किया गया था वो 18 मार्च 1948 को किया गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घाघरोन का किला किन नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल काली सिंध और आहू, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, घाघरण का किला का जो निर्माण करवाया था वो बीजल देव ने करवाया था। किसने करवाया था? बीजल देव। रोड परमार शासक था बीजल देव। बीजल देव ने इसका निर्माण करवाया था, जबकि इसका नाम घाघरोन जो रखा था ना वो देवी सिंह खींची ने रखा था। किसने रखा था? देवी सिंह खींची के द्वारा ये घाघरोन नाम इसका रखा गया था, ठीक है। घाघरोन में 2 शाखा हुए थे, एक तो था आपका 1423 ईस्वी में हुआ था, एक आपका 1444 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। पहले के अंदर जो यहाँ का शासक था वो कौन था? तो आपको बिल्कुल याद रखना, अचलदास खींची शासक था और होशंग शाह ने आक्रमण किया था। दूसरे की मैं बात कर लूँ तो दूसरे पल्लन सिंह यहाँ का शासक था, ठीक है, और आक्रमण करा था महमूद खिलजी के द्वारा।
और गिद्धकराय पहाड़ी का जो संबंध है ना वो गागरोन के किले से, जो कि आपको याद रखना। मधुसूदन मंदिर आपका गागरोन के अंदर बना हुआ, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। 22वां क्वेश्चन आपके सामने कि भीम जी की डूंगरी का है, तो भीम जी की डूंगरी बेराट में है। भीम जी की डूंगरी का है, महादेव जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी आपके बेराट में पड़ती है। बेराट यानी विराटनगर आपका जयपुर। 23वां क्वेश्चन आपके सामने है, हाथ में मेहंदी के मानों में लहरिया और घेवर मांडे जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन डिलीट हो गया, इसकी चर्चा अपन नहीं करने वाले। 24वें क्वेश्चन की बात कर लो तो श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, शानदार और जानदार सवाल है वैसा। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक तो भाद्रपद माह में मनाया जाता है और 8 दिनों तक मनाया जाता है। पर्युषण पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है, भाद्रपद में 8 दिनों तक। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं, सबसे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर है आपके कोटा की। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है, कोटा की है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और न्यूनतम साक्षरता दर अगर आपसे पूछ ले जाए तो न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ की है, जालोर। ऑल ओवर राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, 66.1% है। ख्याल शैली के गायक व रचनाकार मनरक किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जयपुर घराना। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीतावाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। तो सीतावाड़ी का जो मेला आयोजित होता है कहाँ होता है, कोटा, बूंदी, ब्यावर, अजमेर, या कहीं नहीं होता, ये होता 12 के अंदर। 12 ऑप्शन में नहीं है तो इसे भी डिलीट कर दिया गया। हाल गुरु की उपाधि धारण करी थी, किसने करी थी, राणा कुंभन। हाल गुरु, चाप गुरु, ठीक है, अश्वगुरु, ठीक है, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ये सारी उपाधियाँ थी, ये महाराणा कुंभा की उपाधियाँ थी, बिल्कुल को आप याद रखना है। और स्थापत्य कला का जो जनक कहा जाता है वो भी महाराणा कुंभा को ही कहा जाता है। 29वां क्वेश्चन आपके सामने है, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो बिल्कुल 1931 में की गई थी। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी, 1931 के अंदर हुई थी, ठीक है। रंग महल स्थित है, तो रंग महल कहाँ स्थित है, तो 30वें का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हनुमानगढ़। रंग महल का जो सभ्यता कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में। तो ये 30 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो सब साथी अच्छे से अपनी तैयारी करें और बिल्कुल समय को व्यर्थ ना करें, अच्छे से टाइम को यूटिलाइज़ करें।